हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम अभी तक पढ़ रहे हैं वेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरे फिजिक्स में वेक्टर्स के डिफरेंट रूल को पढ़ते हैं जो यूज़ करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है वेक्टर का। मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, इन सब में वेक्टर्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो कुछ चैप्टर ऐसे फिजिक्स में हैं जिनमें वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेक्टर्स को बिना पढ़े उन चैप्टर्स को हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम वेक्टर अभी आज पढ़ रहे हैं। वेक्टर से कभी कभी तो ऐसा होता है कि वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं नीट और जेईई मेंस में। नीट में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस तक में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर से। तो इसलिए वेक्टर को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैथ का टॉपिक चैप्टर है, लेकिन इसको फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी के क्लास 11th के फिजिक्स का बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 3rd चैप्टर में इसको पढ़ना है, तो इसलिए एनसीईआरटी के सिलेबस हम कवर कर रहे हैं अच्छी तरह से, ताकि हम नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर सकें अच्छे से। तो इसलिए हम वेक्टर्स को ही पढ़ेंगे, और वेक्टर्स को मैंने एक लेक्चर पहले ही बना चुका हूँ। अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर यूट्यूब पर टाइप कीजिएगा वेक्टर बाय रोशन सिंह, रोशन स्टडी, वेक्टर बाय रोशन स्टडी, रोशन सिंह सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आप आइएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कुछ रिवीजन करने के लिए। पहले आप वेक्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, और उससे ही पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं। मैं यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया हूँ। उस यूनिट एंड डायमेंशन के पूरे चैप्टर को आप जाकर रिवाइज कर लीजिए। 1-2 दिन में आप सारा चैप्टर पूरा रिवाइज कर लीजिए अच्छे से उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे रिवाइज होते रहेगा पीछे वाला चैप्टर्स, और आगे का पढ़ाई भी होते रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को अच्छे से पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा, इसका कुछ रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद पिछले आगे का 1-2 दिन में 2 या 3 दिन ले लीजिए। 3 दिन में आप सारा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए यूनिट एंड डायमेंशन का और सिंपल मैथमेटिक्स का। तो इससे आपका चैप्टर पीछे से रिवाइज होता रहेगा। जब मैं आपको रिवीजन करने बोलता हूं तो ज़रूर जाकर रिवीजन कीजिए, तो रिवीजन का भी टाइम आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा आगे का चैप्टर भी ऐसा ही चलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर को आज हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर में 3 लॉ ऑफ एडिशन होता है। पहला होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो उन सारे नियम को हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से, सारे कंप्लीट कवर करेंगे। इस पर ढेर सारे बड़े क्वेश्चंस भी लगाएंगे। जेईई मेंस, नीट और जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। वेक्टर का एडिशन का रूल जो है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। लास्ट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं वेक्टर को पढ़ते हैं। वेक्टर इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। स्केलर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। वेक्टर कहते किसको है वो समझा था। उसके बाद वेक्टर में ये समझा था कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। केवल वही क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, वेक्टर एडिशन का हम 3 लॉ पढ़ते हैं। पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला लॉ होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट जब निकालना है तो दोनों वेक्टर्स के यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, और ट्रायंगल बनाकर रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसको निकालते हैं ट्रायंगल बनाकर। तो ग्राफिकल मेथड से भी निकालते हैं, एनालिटिकल मेथड से भी निकालते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं, और इसका एक फार्मूला ही बनाया हुआ है, उस फार्मूला से भी निकालते हैं। तो फार्मूला का यूज होता है। ग्राफिकल मेथड से आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका ज़्यादा यूज करते हैं, 2 वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट को निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ज़्यादा यूज करते हैं। और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या यूज करते हैं इसका? तो जब 2 से ज़्यादा वेक्टर्स
दो से ज़्यादा वेक्टर्स का जब निकालना हो रिजल्टेंट, तो उसके लिए हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करते हैं। तो आज हम ये तीनों वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड भी और एनालिटिकल मेथड भी। जो एनालिटिकल मेथड है जिसमें फार्मूला जो ड्राइव होता है उस फार्मूला से यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ। अब जरा देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो दोनों वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर वेक्टर। इसको रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, रिजल्टेंट। फिजिक्स में इसको रिजल्टेंट बोला जाता है, रिजल्टेंट। फिजिक्स में जो फाइनल वेक्टर जो होता है, दो वेक्टर को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आता है फिजिक्स में, उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर जो भी दो वेक्टर को ऐड करने पर आता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। इसको आप सी वेक्टर, डी वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका एक नाम दे दिया गया है, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर को जब ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं? जैसे एक वेक्टर है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं? इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो पैरेलल शिफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं इसको, ये एंगल बन जाता है। तो ये दो वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ से कैसे ऐड करते हैं, जो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। इसको मैं हिंदी में भी लिखा दूंगा, पहले इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है ट्रायंगल लॉ में? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जब दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जब दो वेक्टर कोई भी दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, उन दोनों वेक्टर अगर रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा, तब जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन देगा? उसी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड बनेगा ना, वो थर्ड साइड जो है, उसी ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है रिजल्टेंट वेक्टर देगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा अपोजिट ऑर्डर में होगा। पहले दो वेक्टर से अपोजिट ऑर्डर में होगा। समझिए पहले इसको, पहले एक दो बार नोट कीजिए इसको, पहले एक पढ़िए, एक दो बार समझने की कोशिश कीजिए, हो सकता है समझ में आ जाए। हो गया? नोट कर लिए? मिटा सकता हूँ मैं इसको। उसके बाद इसी को मैं हिंदी में लिखाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side of triangle in magnitude and direction taken in opposite order। अपोजिट ऑर्डर मिलेंगे। जब दो वेक्टर आपस में ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में हो, मतलब अगर एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड अगर और डायरेक्शन इस तरह से है, तो अगले जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। ये होता है सेम ऑर्डर। जब दो ट्रायंगल का दो साइड जब सेम ऑर्डर में हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड देगा, वो अपोजिट ऑर्डर में, इन दोनों के अपोजिट ऑर्डर। अगर इसका हेड इसके टेल से मैच कर रहा है तो रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो सेकेंड वाले वेक्टर के हेड से मैच करेगा। उसमें हेड, यहाँ पर हेड टू टेल अटैचमेंट हुआ है, और रिजल्टेंट में क्या होगा कि टेल टू हेड अटैचमेंट होगा। मतलब यहाँ इसका हेड होगा सेकेंड वाले वेक्टर पर, हेड सेकेंड वाले वेक्टर के हेड पर रिजल्टेंट का हेड होगा, और फर्स्ट वाले जो वेक्टर है उसके पूंछ पर, उसके टेल पर सेकेंड रिजल्टेंट का पूंछ होगा, यानी टेल होगा। नोट कीजिए इसको पहले। जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, रिप्रेजेंट किया जाए ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा, तीसरा साइड रिजल्टेंट देगा अपोजिट ऑर्डर में।
अब देखिए, मान लीजिए कि ये कोई एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टली है। इस वेक्टर का नाम मान लीजिए ए, इस वेक्टर का नाम मान लीजिए बी। हमें इन दोनों का ऐड करना है। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे ऐड करके इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं, ये हम सीखेंगे। पहले इसका ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं इसको। जैसे कि एक वेक्टर बी है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है और एक वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तब इसको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के द्वारा कैसे निकालेंगे, इसको निकालना करना क्या है हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करके रिजल्टेंट आर निकालना है। रिजल्टेंट जो फिजिक्स में किसी इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों का यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, तो ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, ये एक वेक्टर ए मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इस वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाया मैं। अब क्या करना है, इसका जो हेड है इसका ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। तो इसका जो हेड है दूसरे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके इसके हेड पर लाएंगे। इसका जो टेल होगा इसके हेड पर लाएंगे, ठीक है। वेक्टर बी का जो टेल होगा वेक्टर ए के हेड पर लेके आएंगे हम। वेक्टर ए के हेड पर लाएंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ही तो है, पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ से, पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाया, ऐसा ही तो है। देखिए ऐसा ही तो है, एंगल यहाँ पर ये थीटा बन रहा है। तो वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को लाएं। इसका टेल ये वेक्टर बी हो गया। वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड पर लेके आए, तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट ये थर्ड साइड देगा। ये जो थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड होगा वो रिजल्टेंट देगा। तो थर्ड साइड रिजल्टेंट देगा, तो इसको हम बोल देंगे आर। ये देखिए एक ही ऑर्डर में है ना, सेम ऑर्डर में है। व्हेन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, व्हेन टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, रिप्रेजेंट किया गया है ट्रायंगल के दो साइड के रूप में। ट्रायंगल का एक साइड वेक्टर ए हो गया, ट्रायंगल का दूसरा साइड वेक्टर बी हो गया। तो ट्रायंगल के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है दो वेक्टर को। if two vectors represented by the two side of a triangle, एक ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, टेकन इन सेम देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट, ए का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो एरो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों का देखिए, मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में है। एक ऐसे है दूसरा ऐसे है, मतलब एक ही ऑर्डर में है। इसका यहाँ पर टेल हेड टू टेल अटैचमेंट हुआ है, तो हेड टू टेल अटैचमेंट जहाँ पर हो उसको कहेंगे सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में लिया हुआ है। जहाँ पर देखिए कि हेड से टेल अटैच कर रहा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ऑर्डर में है। तो वही क्या था क्वेश्चन, मैंने डिफिनेशन में क्या बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा जब रिप्रेजेंट किया जाए दो वेक्टर को, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है एक ही ऑर्डर में हो, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में हो, एक ही ऑर्डर में हो, तब जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड के द्वारा देगा। थर्ड साइड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। एक को देखिए, पहले तो इधर से इधर चल रहे थे हम, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है कि नहीं, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट है। रिजल्टेंट इस तरह से है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरह से है, तो उल्टा है कि नहीं। पहले के टेल से दूसरे के हेड में अटैचमेंट हुआ है। पहले वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को अटैच किया, यानी हेड टू टेल अटैचमेंट किया,
तो रिजल्टेंट होगा वो टेल टू हेड अटैचमेंट होगा, मतलब पहले के टेल से दूसरे के हेड तक अटैच करेगा, तो जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। इसको हम ज्योमेट्रिकली स्केल से नाप कर इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक फार्मूला ही बनाया गया है, वो फार्मूला मैं आगे पैरेललोग्राम लॉ में बताऊंगा। पहले समझ लीजिए ग्राफिकल मेथड क्या है रिप्रेजेंट करने का ट्रायंगल लॉ को। तो इस तरह से ट्रायंगल लॉ करते हैं कि जब दो वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर को टेल को रखेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। नोट कर लीजिए इसको। अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जो है ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो क्या ये सही है? ये तो एक ही ऑर्डर में हो गया, ये तो ऐसा ही डायरेक्शन हो गया, एक ही ऑर्डर में हो गया, तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। इसका जो टेल होगा थर्ड का पहला का जो टेल होगा उससे रिजल्टेंट का टेल पहले के टेल से दूसरे के हेड तक होगा। रिजल्टेंट का जो टेल होगा वो पहले के टेल से ज्वाइंट होगा, और रिजल्टेंट का जो हेड होगा वो दूसरे के हेड से ज्वाइंट होगा, यानी हेड टू हेड अटैचमेंट होगा। यहाँ पर टेल टू टेल अटैचमेंट होगा, यहाँ पर हेड टू हेड अटैचमेंट होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप इधर से ले लीजिएगा, इधर हेड ले लीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। रिप्रेजेंट देखिए उस तरह से किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे क्या आता है कि जब दो वेक्टर हो तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल को रखेंगे, इसके हेड पर इसके टेल रखेंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक होगा, वो रिजल्टेंट निकाल देगा। ये जो है रिजल्टेंट निकाल देगा। इसको आप ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली क्या स्केल से इसको नाप कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से इसका जो एंगल है वो मेजर कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को। जब दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड द्वारा दिया जाता है। वो थर्ड साइड जो ट्रायंगल का होगा वो रिजल्टेंट को देगा, और वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब इसके पूंछ से इसके सिर पर जुड़े होंगे, इसके पूंछ से लेकर इसके सिर, फर्स्ट वाले के पूंछ से लेकर सेकेंड वाले के सिर तक जोड़ना है। और रिजल्टेंट का जो सिर होगा सेकेंड वाले सिर के तरफ होगा, और फर्स्ट वाले के पूंछ के तरफ रिजल्टेंट का पूंछ होगा। बस इतना ही याद कर लीजिए आप। दो वेक्टर है, जैसे रिप्रेजेंट किया है इसका मान लीजिए कि जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसका यहाँ पर ड्रॉ करना है, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ। मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा इसका। जब मैग्नीट्यूड जो है पैरेलल शिफ्टिंग पर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन सेम रहता है, बस वो पैरेलल शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट करने पर क्या हुआ कि दो साइड इसका हेड से इसके टेल जुड़ा, तब रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले के टेल से सेकंड वाले के हेड तक जुटेगा, रिजल्टेंट का हेड। ऐसे नहीं होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, रिजल्टेंट के टेल सेकंड वाले हेड पर नहीं जुटेगा, हमेशा रिजल्टेंट का जो टेल होगा फर्स्ट वाले के टेल पर जुटेगा। नोट कर लीजिए, हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप ये एक वेक्टर है, वेक्टर बी, और ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, ऐसा अगर दिया हुआ है तो क्या होगा कि वेक्टर ए के पूंछ पर वेक्टर बी के पूंछ को जोड़ेंगे, यानी वेक्टर ए का जो टेल होगा उस पर वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, वेक्टर ए का जो टेल है उस पर वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे। पैरेलल शिफ्ट किए, इसको यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट किए, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गया, तो वेक्टर ए के टेल पर वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे। उसमें क्या होता था ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल लॉ में होता था कि ए के वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी के टेल को जोड़ते थे, तो रिजल्टेंट जो होता था वो वेक्टर ए के टेल से रिजल्टेंट का टेल वेक्टर ए के टेल पर जुड़ता था, और रिजल्टेंट का हेड वेक्टर बी के हेड पर जुड़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि दो वेक्टर को आपस में टेल टू टेल ऐड करेंगे। ये टेल टू टेल ज्वाइनिंग है। ये कैसा ज्वाइनिंग है, टेल टू टेल ज्वाइनिंग है। तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को टेल को ज्वाइन करेंगे। अब इसका हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसको करके देखिए इस तरह से, इसको जब आगे बढ़ाएंगे पैरेलल
ऐसा इसके पैरेलल इसको ड्रॉ करेंगे और इसके जो पैरेलल है इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया एक तरह का, एक पैरेललोग्राम बन गया। ये वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट कर दिए यहाँ पर और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए यहाँ पर। ये क्या है, वेक्टर ए ही है, ये भी वेक्टर ए ही है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है। ये भी क्या है, वेक्टर ए है जो पैरेलल शिफ्ट हुआ है। तो दोनों का जो लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम ही है, इधर की ओर है, डायरेक्शन भी इधर की ओर दिया हुआ है। और ये वेक्टर बी है जो यहाँ शिफ्ट हो गया है, पैरेलल शिफ्ट हुआ है वेक्टर बी, इसको वेक्टर बी भी कह सकते हैं। ये वेक्टर बी के ही इक्वल होगा, इसको इक्वल वेक्टर कह रहे हैं। इक्वल वेक्टर है कि नहीं, वेक्टर ए इस वेक्टर ए का इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इक्वल है, तो ये पैरेलल वेक्टर इक्वल होगा, ये पैरेलल वेक्टर इक्वल होगा। तो ये वेक्टर बी भी वेक्टर बी ही बनेगा यहाँ पर। जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो आमने सामने का साइड जो होगा पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी होगा, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ये होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा, वो इस कॉमन पॉइंट से निकलेगा इस पॉइंट तक। डायगोनल, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट देगा। तो ये वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है कि अगर कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसको टेल टू टेल अटैच करेंगे, उसके बाद इसका यूज़ करके इसके पैरेलल एक लाइन इसके पैरेलल ही ड्रॉ करेंगे, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसको जितना लंबा ये है उतना ही लंबा इसके पैरेलल बनाएंगे, और जितना लंबा ये है उसके पैरेलल उतना ही लंबा बनाएंगे। तो एक तरह का पैरेललोग्राम बन जाएगा ये। और पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट इसका जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा कॉमन पॉइंट से, डायगोनल तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन जो दो वेक्टर का जो ज्वाइनिंग कॉमन पॉइंट होगा, उस कॉमन पॉइंट से जो निकलने वाला वेक्टर होगा वो वेक्टर जो है रिजल्टेंट देगा। यहाँ पर यही ध्यान देने वाली बात है। वेक्टर डायगोनल तो ये भी हो सकता है, तो क्या ये भी रिजल्टेंट देगा? तो ये रिजल्टेंट नहीं देगा। रिजल्टेंट हमेशा देगा जब दो वेक्टर आपस में ज्वाइंट हो, तो जिस पॉइंट पर जो है ना, उस पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा है, तो उस पॉइंट से जो डायगोनल निकल रहा है वो डायगोनल देगा रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट ये जो है रिजल्टेंट को दे देगा। तो इसको ड्राइव कैसे करेंगे? इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। हमें वेक्टर आर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, और वेक्टर आर का डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या देगा? डायगोनल का जो लेंथ होगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। डायगोनल का जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायगोनल का जो लेंथ होगा, ये जो डायगोनल है उस डायगोनल का जो भी लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन हम लेते हैं एंगल से। ये जो एंगल है ना, ये एंगल से हम डायरेक्शन लेते हैं कि डायरेक्शन जो है कितने एंगल पर, कितने डिग्री एंगल पर है। डायरेक्शन जो है कितने डिग्री एंगल पर है उसको लेते हैं डायरेक्शन। जैसे कि देखिए डायरेक्शन है क्या हो जाएगा? अल्फा डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। तो डायरेक्शन क्या होगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में अल्फा डिग्री पर होगा, अल्फा डिग्री ऊपर होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन क्या होगा? अल्फा डिग्री होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखते हैं इसको। तो ए के रिस्पेक्ट में अल्फा डिग्री एंगल पर होगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। इतना नोट कीजिए। इसका डेरिवेशन निकालेंगे अब हम।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देते हैं, ये P Q R S T, ऐसा कुछ नाम दे दिए इसको, P Q R S T। अब ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। हमें क्या निकालना है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमें निकालना है। दो चीज़ हमें निकालना है, A प्लस B बराबर ये, तो हमें रिजल्टेंट कितना होगा वो निकालना है। रिजल्टेंट क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट हमें पता हो जाएगा क्या है रिजल्टेंट। तो देखिए क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर एंगल। अब ये मान लीजिए कि एंगल जो है थीटा, अगर एंगल है ये मानते हैं कि एंगल थीटा है, इस एंगल को एंगल थीटा मानते हैं, तो क्या ये एंगल थीटा होगा, क्या ये एंगल भी एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल को एंगल थीटा माने तो ये एंगल भी एंगल थीटा होगा। कैसे होगा कि जब देखिए ये पैरेलल लाइन है ऐसे, इसका एक कटिंग लाइन काटता हुआ इस तरह का लाइन है, यही तो है। ये पी क्यू वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी जो है इस वेक्टर बी के पैरेलल है, ये पैरेलल इसका है, और ये एंगल, ये लाइन जो है काट रहा है इस पैरेलल लाइन को। तो पैरेलल लाइन को जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रहा होता है, तो जो ये एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। आप बचपन में पढ़े होंगे 7 क्लास में कि ये दोनों एंगल जो होता है आपस में इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये पूरा एंगल अगर थीटा है, तो ये पूरा एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इसको थोड़ा सा, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल कर लिख लीजिए थोड़ा सा पहले। ऐसे है ना, इसका नाम क्या है, RST। ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है RST, इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाला। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। हमें निकालना है ये और ये दो साइड हमें निकाल जाएगा तब ना, ये पूरा साइड हमें निकाल लेंगे, ये पूरा साइड निकाल लेंगे, ये पूरा साइड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका लगाइए साइन थीटा, लगाइए साइन थीटा बराबर, इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कितना होगा, RS, परपेंडिकुलर होगा RS बाई हाइपोटेनस होगा RT जो है हाइपोटेनस हो जाएगा, RS परपेंडिकुलर हो जाएगा, RT हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है साइन थीटा बराबर। तब यहाँ से RS हम निकाल सकते हैं, RS बराबर निकाल सकते हैं। RS बराबर क्या निकाल सकते हैं, इस RS बराबर RT साइन थीटा लिख सकते हैं ना। इस RS को देखिए, RS बराबर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, RT साइन थीटा, RT साइन थीटा लिख लिए कि नहीं, हो गया। अब देखिए RS को RT साइन थीटा लिख लिए हैं, इसको हम A और B के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A और B के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो RT क्या है, RT क्या है, एक हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, B ही तो है, RT क्या है, RT B नाम वेक्टर B है, क्योंकि ये वेक्टर B है तो इसके पैरेलल वेक्टर ये भी वेक्टर B हो जाएगा।
ये जो पैरेलल वेक्टर है ये बी हो जाएगा, वेक्टर बी। इसको इरेज कर दीजिए जरा। अगर ये वेक्टर बी है तो इसके पैरेलल ये भी वेक्टर बी होगा, तो आर टी वेक्टर बी ही तो है, तो इसको हम वेक्टर बी लिख सकते हैं ना, इसको बी लिख सकते हैं। इसके मैग्नीट्यूड को, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे। ये वेक्टर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ जो है इसका क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका लेंथ क्या होगा, बी होगा कि नहीं, जरा बताइए आप। ये आर टी है तो इसका लेंथ, ये आर टी का लेंथ क्या होगा, बी होगा। ये वेक्टर बी है तो मैग्नीट्यूड यानी लेंथ इसका क्या होगा, बी होगा सिर्फ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर एस बराबर बी साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा। इसको नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आर एस को बी साइन थीटा लिख दिया, मतलब इसको बी साइन थीटा लिखना है हमें। लिखिए, ये जो होगा वो बी साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा ये निकल गया। अब ये निकालते हैं, इसमें लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, अब इस ट्रायंगल में देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा और बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, एस टी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर टी। बेस बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा एस टी, हाइपोटेनस आर टी। हो गया ना। यहाँ से हम क्या एस टी को निकाल सकते हैं, एस टी बराबर इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आर टी कॉस थीटा। आर टी कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर एस टी बाई आर टी है, तो एस टी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आर टी कॉस थीटा। आर टी कॉस थीटा लिख लेंगे। अब आर टी को क्या लिख सकते हैं, आर टी देखिए क्या है, आर टी क्या है, बी है। ये बी ही तो है, ये देखिए ये बी है तो ये भी बी होगा, ये बी ही तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को बाहर निकाले तो यही आर टी ही तो बी है, तो आर टी को हम बी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एस टी इक्वल टू क्या हो गया, बी कॉस थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, ये हो गया बी कॉस थीटा, ये साइड हो गया बी कॉस थीटा। हो गया कि नहीं, ये जो साइड है एस टी साइड जो है वो साइड कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना, इसको पहले नोट कीजिए। ये एस टी हो गया बी कॉस थीटा, मतलब ये बेस, इस ट्रायंगल का जो बेस कितना निकल गया, इस ट्रायंगल का बेस कितना निकल गया, बी कॉस थीटा। इसका परपेंडिकुलर निकल गया बी साइन थीटा, इसका बेस निकल गया बी कॉस थीटा। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई ट्रायंगल बना रहा है इस तरह से, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये ए है, ए बी है, ए है, ये सी है, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जिस साइड से एंगल बोले, एंगल इस साइड से बोल रहा है तो इस साइड का लेंथ हो जाएगा बी कॉस थीटा। ऐसे होता है। अगर ये ट्रायंगल कोई है, इसका साइड बी है, इसका ए है, इसका सी है, तो ए बराबर क्या होगा, ए का जो साइड है वो साइड क्या होगा, जिस साइड से एंगल बना हुआ है उसी साइड का लेंथ होगा बी कॉस थीटा, और इसके अपोजिट वाला जो, इस एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको लिखेंगे बी साइन थीटा। ये आगे आप पढ़िएगा, जब लॉज ऑफ मोशन बनाइएगा तो उसमें आएगा क्वेश्चन इस टाइप का बनाने के लिए। जहाँ पर जिससे एंगल बना हुआ है उसके नीचे वाला जो साइड पूछेगा, लेंथ पूछेगा, तो हो जाएगा इसके बी इंटू कॉस थीटा, और इधर वाला साइड परपेंडिकुलर, इसके ठीक अपोजिट वाला साइड, ये साइड हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा। आया ना, यहाँ पर बी इंटू साइन थीटा आ गया, ये वाला बी इंटू साइन थीटा आ गया, और ये वाला बी इंटू कॉस थीटा आ गया।
इसी से तो एंगल बना हुआ था, तो ये बी इंटू कॉस थीटा आ गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पी आर एस, इस ट्रायंगल में, इस बड़े से ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। पी आर एस एक ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए, इन ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं पी आर एस ट्रायंगल में देखिए, पी आर एस ट्रायंगल, यही ट्रायंगल मैंने, ये पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया। ये पी हो गया, ये आर हो गया, और ये एस, ये ट्रायंगल है ना, ये पी आर एस, ये एक ट्रायंगल बना। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, अल्फा डिग्री है। ये एंगल को अल्फा माना हमने, इसी से डायरेक्शन में पता करना है। तो इस ट्रायंगल पी आर एस, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है पी आर एस, इस ट्रायंगल में जरा देखिए, इस ट्रायंगल में जरा देखिए क्या करने वाले हैं हम। इसका लेंथ पी एस का लेंथ क्या हो जाएगा, ये कितना है, ये वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका लेंथ ए हो जाएगा। और पी एस इतना बड़ा पूरे का लेंथ क्या हो जाएगा, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, होगा कि नहीं। पी एस बराबर, ये पी एस जो है, ये वाला पी एस, इतना दूर का लेंथ क्या होगा, ये वेक्टर ए है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ मैग्नीट्यूड देगा, तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ए हो जाएगा। और ये कितना है निकाल लिए हम, बी कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से निकाले ना, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के इस ट्रायंगल से निकाले बी कॉस थीटा। कैसे कि कॉस थीटा बराबर लिखा है, तो एस टी बाई आर एस आया, एस टी बाई आर टी है ना, आर टी, ये हाइपोटेनस आर टी, एस टी बाई आर टी। तो एस टी बराबर इसको निकालना था हमें, तो एस टी बराबर निकाल लिए, आर टी कॉस थीटा, आर टी को लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होगा, और यही तो आर टी है, तो इस हाइपोटेनस बी है, तो इसको बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से बी कॉस थीटा निकाल लिए, तो ये वेक्टर, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ ए होगा, और इसका लेंथ क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। तो पी एस पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका लेंथ, इस ट्रायंगल में इसका लेंथ कितना होगा, ये तो हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, ये होगा बी साइन थीटा, होगा ना, ये बी साइन थीटा होगा, ये बी साइन थीटा है, ये बी साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर आर एस बाई आर टी लाए थे, आर एस बाई आर टी ये, तो आर टी क्या है, बी है, तो आर टी बराबर, आर एस बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर एस बराबर लिख सकते हैं आर टी साइन थीटा। अब आर टी को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी है आर टी, तो बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर एस बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, रिजल्टेंट हमें निकालना है, इस रिजल्टेंट को निकालना है। तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होगा, इस ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, ये रिजल्टेंट हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिजल्टेंट है हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस हाइपोटेनस को अगर हम निकाल लें, इस हाइपोटेनस के लेंथ को अगर निकाल लें किसी तरह से, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं कैसे। हमें पी आर निकालना है, आर पी निकालना है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी आर या आर पी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस का होल स्क्वायर, एस पी का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर। इस एस पी का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एस पी का होल स्क्वायर प्लस आर एस का होल स्क्वायर। अब यहाँ से
आरपी क्या है, रिजल्टेंट है, तो इसको रिजल्टेंट से हम काट देते हैं, रिजल्टेंट का होल स्क्वायर बराबर एसपी क्या है, एसपी ये जो लेंथ है एसपी या पीएस ये कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो लिखिए यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर एस, ये आर एस क्या है, ये आर एस बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा। इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एस टी बराबर बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब कीजिए इसको जरा सा, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, और प्लस 2 इसको ए प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ये लिखेंगे बी कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना इतना। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा, नोट कीजिए पहले इसको। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से हम बी को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना। तो लिखिए इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लिखा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस 2ab कॉस थीटा लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया, प्लस इधर क्या बच गया 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले जो मैंने पढ़ा है सिंपल मैथमेटिक्स उसमें 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यह कितना हो गया, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो ये निकल गया आपका फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया कि अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये फार्मूला किसका आ गया, आर स्क्वायर का, मतलब रिजल्टेंट के स्क्वायर का। तो रिजल्टेंट के स्क्वायर का हम फार्मूला निकाल लिए, रिजल्टेंट का स्क्वायर निकालें तो उसका रिजल्टेंट भी निकाल लेंगे, इसको रूट अंडर डाल देंगे तो आर इक्वल टू क्या कर देंगे, अगर आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आया है, अगर आर स्क्वायर इक्वल टू इतना आया है तो आर इक्वल टू क्या करेंगे, इसको रूट के अंडर डाल देंगे, इसको क्या करेंगे रूट के अंडर डाल देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आर का फॉर्मूला, हो जाएगा ना। इस आर का फॉर्मूला आर स्क्वायर बराबर आ गया है, आर स्क्वायर बराबर इतना आया है तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं, जिसमें दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी जब है तो इसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा,
अभी डायरेक्शन नहीं निकला, अभी मैग्नीट्यूड निकला है। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकल जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा से, इससे निकल जाएगा। कैसे मैंने ड्राफ्ट किया जो देख लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में करने के लिए आ सकता है, और डेरिवेशन समझाने के लिए कैसे ये फॉर्मूला है इसको समझाने के लिए ही जरूरी था डेरिवेशन करना। तो अच्छे से समझ लीजिए, बस इस फार्मूला का यूज आगे होते रहेगा। बस हो गया, मैं मिटा रहा हूँ अब इसको। आप रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट का उसका इतना ही तो समझ गए आप। ये कितना आ गया A², रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर क्या आ गया A² प्लस B² प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 1 × B 1 ही B² ही आ जाएगा, और प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा आ गया। यहाँ से R बराबर निकाल लेंगे, R² बराबर है तो R बराबर रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो रूट के अंदर चल आएगा ये A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए अच्छे से। डेरिवेशन आप समझ गए, बस नोट कर लीजिए अच्छे से। ये B cos थीटा है, नोट कीजिए अच्छे से, नोट कीजिए जल्दी। हो गया, हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ। हम क्या निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं इस रिजल्टेंट का। ये जो रिजल्टेंट R है, ये रिजल्टेंट R जो है वेक्टर R, उसका मैंने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इससे इस फॉर्मूला से क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकलेगा इस फॉर्मूले से, इस रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड निकलेगा। अभी डायरेक्शन नहीं निकला है, अभी मैग्नीट्यूड निकलेगा। डायरेक्शन अब कैसे निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना तभी तो पूरा वेक्टर A निकलेगा, वेक्टर R निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर R। तो डायरेक्शन इस एंगल से निकालते हैं। ये जो एंगल है, एंगल अल्फा माने हैं। इस ट्रायंगल में ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है PRS, जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में इस एंगल को क्या माने, अल्फा। PRS, तो ये ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा, ये P साइड हो जाएगा। P के सामने वाला P साइड, R के सामने वाला R साइड, S के सामने वाला S साइड। PRS ट्रायंगल देखिए, इसमें इस ट्रायंगल में ये एंगल अल्फा है, इस एंगल अल्फा से ही हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन। कैसे निकालेंगे देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा नहीं, tan अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा है ना एंगल, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, RS, बेस क्या है, PS। ठीक है, ये परपेंडिकुलर RS है और बेस PS है ना, बेस PS है, ये RS है, ये PS है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या निकालेंगे, tan अल्फा बराबर RS कितना है, RS B sin थीटा है, तो B sin थीटा बाई बटा में PS कितना है, PS A प्लस B cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। ये आपका tan अल्फा निकला। अब एंगल निकालना है अल्फा, तो हो जाएगा tan इनवर्स
बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये एक फार्मूला आ गया, इस फार्मूला से आप एंगल निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से एंगल निकाल कर डायरेक्शन बता सकते हैं किसी वेक्टर का कितना डायरेक्शन है। तो ये जो है डायरेक्शन आपको दे देगा, ये क्या देगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर, आर का जो है डायरेक्शन देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर का डायरेक्शन। ये तो इस फार्मूला से मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन पूछेगा तो इस फार्मूला से आपका डायरेक्शन डिराइव हो जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। हो गया, नोट कीजिए। यहाँ पर इसको अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर इसको बोला जाता है टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं अगर इस तरह से, यानी 10 टू द पावर -1 इसको टेन इनवर्स बोलते हैं। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो ये आपका अल्फा निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकल जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आप ये याद रखिए या फिर ये याद रखिए। अब एक बात और ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि जो हमेशा जो डायरेक्शन निकलेगा, जो एंगल निकलेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ए निकलेगा, वेक्टर ए। जिस वेक्टर से हम एंगल को माने हैं, जिस वेक्टर से एंगल को हम माने हैं रिजल्टेंट से, तो वो वेक्टर वो एंगल निकलेगा उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकलेगा। जैसे वेक्टर का था, वेक्टर ए से वेक्टर रिजल्टेंट तक जा रहे थे, एंगल मेजर कर रहे थे, तो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये निकला। ये क्या आया, ये आया विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये एंगल आया। ये जो अल्फा आया, ये जो अल्फा एंगल आया वो टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये आया। तो डायरेक्शन हमें पता, यहाँ से पता हो जाएगा डायरेक्शन कि वेक्टर ए से इतने डिग्री एंगल पर है। ये अल्फा एंगल जो आया वो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आएगा, वेक्टर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये एंगल आएगा। यानी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन अभी वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में पता चला है। अगर वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में भी हमें एंगल पता करना है तो उसके लिए देखिए कैसे करेंगे, नोट कीजिए इसको पहले जल्दी। हो गया, तो इस तरह से देख लीजिए कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो, ऐसे वेक्टर ए वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट जस्ट इसके बीच से कॉमन पॉइंट से निकलेगा, रिजल्टेंट इसके बीच से कॉमन पॉइंट से निकलता है। तो ये एंगल इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये अल्फा निकल जाता है टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसा हो जाता है, ऐसा होगा। अगर अल्फा एंगल है तो अल्फा एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स चला जाएगा इधर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अगर आपको कभी ये एंगल निकालना पड़ जाए, इसको मान लीजिए बीटा बोल दीजिए, इस एंगल को, ये एंगल आपको निकालना पड़ जाए, यानी कि ये एंगल निकालना पड़ जाए, ये एंगल बीटा बोल दीजिए इसको, ये एंगल निकालना पड़ जाए, ये तो आया विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ये आया, ये तो आया वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे से, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर ए। अल्फा एंगल आया मतलब वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में आया, बी साइन थीटा बाई ए अपॉन बी कॉस थीटा। अगर वेक्टर बी, अगर ये निकालना पड़ जाए एंगल, यानी कि बीटा एंगल निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, ये पूरा एंगल थीटा है, थीटा में से अल्फा निकालें तो थीटा में से अल्फा घटा देंगे तो बीटा निकल जाएगा। नहीं तो अगर बीटा डायरेक्ट निकालना पड़ जाए तो उसके लिए भी एक फार्मूला बन जाएगा, फिर से उसी तरह से ड्राइव करना पड़ेगा। ड्राइव करने छोड़ दीजिए, इसी यहाँ पर देख लीजिए टेन
बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो उल्टा है, यहाँ बी साइन थीटा है तो यहाँ पर ले लेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ले लेंगे, और नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा है तो यहाँ पर नीचे ले लेंगे बी प्लस ए कॉस थीटा। बस ये जो साइड है ट्रायंगल का वो सब चेंज होगा सिर्फ। जैसे यहाँ पर है बी साइन थीटा अल्फा टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो उसी तरह से टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए साइन थीटा, यहाँ बी साइन थीटा यहाँ ए साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा तो यहाँ बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। बस यही होगा। तो यहाँ से बीटा निकाल लेंगे एंगल, यहाँ से बीटा एंगल निकाल लेंगे तो सब कुछ निकल जाएगा। हमें रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड निकल गया इस फॉर्मूले से, और ये दो फॉर्मूले से हमें दोनों तरफ का एंगल निकल गया, तो हमें आसानी से डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो वेक्टर का डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी निकल गया और डायरेक्शन भी निकल गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नोट कीजिए जरा, हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लें, हो गया। टेन अल्फा निकल गया, टेन बीटा निकल गया, तो डायरेक्शन भी निकल गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल गया। इससे दोनों चीज़ को मैंने डेराइव करके बता दिया आपको। अब नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज कीजिएगा आराम से वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद। अब एक क्वेश्चन कीजिए इस पर, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा, जैसे दिया हुआ है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर में जैसा दिखाया गया है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर पूछ रहा है। जब दो फोर्स दोनों 10-10 न्यूटन का है और 60 डिग्री एंगल पर लग रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए बोल रहा है। ये ऑप्शन कुछ दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब दो फोर्स इक्वल हो, जब इक्वल फोर्स हो तो रिजल्टेंट के पूरे बीच से, एकदम बीचों बीच से इसके निकलेगा। अदरवाइज जो फोर्स ज़्यादा होगा उसके तरफ रिजल्टेंट झुका हुआ होगा, रिजल्टेंट उधर झुका हुआ रहेगा जिसका फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे दो फोर्स इस तरह से लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, F1 और F2। अगर F1 F2 बराबर है, अगर F1 बराबर है F2 को, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से निकलेगा, रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से निकलेगा इसके। अगर F1 बड़ा है F2 से, F1 बड़ा है F2 से, F1 बड़ा है तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा। रिजल्टेंट जो है F1 की तरफ झुका हुआ रहेगा रिजल्टेंट। अगर F2 बड़ा है F1 से, तब क्या होगा कि F2 के तरफ रिजल्टेंट जो है F2 के तरफ झुका हुआ रहेगा, ऐसे झुका हुआ रहेगा। तो यही ध्यान देने वाली बात है। दो फोर्स जब इक्वल है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से निकलेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसका यूज़ करके एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। इसको पैरेलल खींचेंगे एक लाइन ऐसे, और इसके बाद इसको पैरेलल खींच कर मिलाएंगे ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो रिजल्टेंट जो है इसके डायगोनल को जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और डायगोनल कहाँ से निकलने वाला, डायगोनल दोनों वेक्टर के पूछ से, कॉमन पॉइंट से निकलने वाले, दोनों वेक्टर के ज्वाइनिंग के कॉमन पॉइंट से निकलने वाले। पहले तो दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया गया है, इन दोनों के बीच से निकलेगा रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट होगा पूरे बीचों बीच से निकलेगा, बीचों बीच से रिजल्टेंट निकलेगा। फार्मूला से निकाल लीजिए कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड, इसी को तो मैग्नीट्यूड कहते हैं। वेक्टर को जब मोड के अंदर डाल देंगे तो मैग्नीट्यूड देगा। मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यही तो फार्मूला ड्राइव करके लाए थे हम। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15 दिया हुआ, मतलब ए और बी दोनों 15 है, तो 10 है, तो 10 दिया हुआ, मतलब ए और बी दोनों 10 न्यूटन है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 गुना 10 इंटू कॉस थीटा।
अब थीटा के जगह पर क्या लेंगे, थीटा दोनों वेक्टर के बीच लगने वाला जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल थीटा मानेंगे। थीटा है तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से रिजल्टेंट निकाल लीजिए, रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 गुना 10 गुना 1/2 cos 60 बराबर 1/2 होता है वैल्यू। इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 गुना 10, ये भी तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या आ गया, 1 2 3 रूट अंडर 3 इंटू 10 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 10 रूट 3। तो 10 रूट 3 हमें आ गया, 10 रूट 3 तो आ गया आंसर, कौन है यहाँ पर सब 10 रूट 3 दिया हुआ है। दस रूट तीन तो मिल गया आंसर हमें, 10 रूट 3 दो है तो ये दोनों ऑप्शन तो गया, ये दोनों ऑप्शन तो चला गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखना है। तो हमें एंगल निकालना होगा, ये एंगल अल्फा एंगल निकालना होगा, ये जो अल्फा एंगल है उसको निकालना होगा। नोट कीजिए पहले इसको, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा 10 रूट 3। इसको सॉल्व कीजिएगा, रूट 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो 3 को 10 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 10 स्क्वायर, 10 को बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो 10 रूट 3 हो जाएगा। तो 10 रूट 3 हो गया, ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है। हमें डायरेक्शन भी निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखिए, नोट कीजिए इसको पहले। रिजल्टेंट कितना आ गया 10 रूट 3, इसको लिख लीजिए। अब tan अल्फा निकाल देंगे, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा b साइन थीटा, तो यहाँ पर b साइन 60 डिग्री लेंगे थीटा के जगह पर, a प्लस b कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री लेंगे ना। tan अल्फा बराबर b 10 है इंटू साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू रूट 3/2 होगा, रूट 3/2 बटा में ये 10 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1/2 होगा, 1/2। इस 2 से 5 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, 10 इंटू रूट 3/10 प्लस 5 इंटू 2, रूट 3/2, 2 नीचे चला आएगा, नहीं तो इसको ऐसे भी कर लीजिए, इसको ऐसे कीजिए 10 रूट 3/2, 2 से ही कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 रूट 3/15 सॉल्व करके लिखिए, 5 से 3 बार में कटेगा तो रूट 3/3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना, 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। अब एक रूट 3 से एक रूट 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, यानी कि tan अल्फा बराबर आ गया 1/√3। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, tan अल्फा बराबर √3 1/√3, तो किसका वैल्यू है tan 30 डिग्री का वैल्यू है, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री होगा। तो हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पर, मतलब इसके बीचों बीच 30 डिग्री एंगल पर, मतलब इसके बीचों बीच निकलेगा। तो याद रख सकते हैं कि जब दो इक्वल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट उसके एकदम बीचों बीच से निकलेगा, और उसका मैग्नीट्यूड फार्मूला से निकाल लेंगे, √a² + b² + 2ab cos थीटा से
और रियल एंगल तो ऐसा ही निकल जाएगा, इसके बीचों बीच यानी आधा एंगल यानी 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हॉरिजेंटल, ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। 10√3 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। तो आज इतना ही रह लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ तक। कल आपको पॉलीगन लॉ पढ़ाएंगे अच्छे से, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, सब वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ उसको बताएंगे। उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कल लेकर आऊँगा मैं, नीट जेईई मेंस का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कल लेकर आऊँगा। वेक्टर पर जो भी आज मैंने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कल लेकर आऊँगा, तो पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।